हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स। तो पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो उसके हेडक्वार्टर्स आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें एक अमन है जिन्होंने काफ़ी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इस्टेब्लिश कब हुआ है ICAR? 1929 में। इसके प्रेसिडेंट जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं उसके अंडर होता है ये ICAR, उसके अंडर ही इसको रेगुलेट किया जाता है। तो इसके प्रेसिडेंट भी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वही इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि UNCTAD इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ये इस्टेब्लिश 1964 में हो चुका था। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, तो 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बताया है कि इसकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रिबेका ग्रिंसपेन हैं, जो कि पहली ऐसी विमेन है जो इसकी सेक्रेटरी जनरल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं और उसके MD CEO कौन है। तो हेडक्वार्टर्स के श्रीनगर में है और MD CEO हैं इसके बलदेव प्रकाश, ठीक है। इससे पहले RK चिब्बर थे। एक किसी स्टूडेंट ने ये आंसर दिया है कि इसके MD बलदेव प्रकाश हैं, बट जो CEO हैं वो RK चिब्बर हैं। तो ऐसा नहीं, इसके MD और CEO दोनों की जो एडिशनल पोस्ट है वो दोनों ही आपके बलदेव प्रकाश संभाल रहे हैं। और ये जो बैंक है ये इस्टेब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 1938 में, ठीक है। ये आपके पुराने क्वेश्चंस थे और उनकी इन्फॉर्मेशन। अब हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 14 जून की देखते हैं, पिछले कल क्या इंपॉर्टेंस थी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पिछले कल हमने सेलिब्रेट किया था। ब्लड डोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, या ब्लड डोनर्स को एक एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स के लिए ना ये वाला डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ताकि जो वॉलंटियर्स होते हैं ऐसे जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको एक थैंक्स बोलने के लिए और ब्लड डोनेशन को और थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड ना मिलने से जिनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारा ब्लड अगर बह जाता है तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनमें डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है। तो इसके लिए ब्लड डोनेशन की एक इम्पॉर्टेंस के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम क्या थी? ब्लड डोनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट, आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है? 2 आज इंपॉर्टेंट डेज हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला है वर्ल्ड विंड डे। विंड एनर्जी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको और थोड़ा एलाबरेट करता है ये वाला दिन, ठीक है। थीम क्या है इस बार की? सेलिब्रेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट्स। अगेन जो मैंने मतलब बताया है इस डे को किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, उसी की ही जो इम्पोर्टेंस है या वही सम अप करके इस बार का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट, आज के दिन एक और जो दिन मनाया जाता है वो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। मतलब कि एल्डरली पीपल जितने भी होते हैं, जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको किसी भी तरह से अगर अब्यूज़ किया जाता है, चाहे उनको घर से निकाल दिया जाता है और जो ओल्ड शेल्टर होम्स होते हैं उनमें भेज दिया जाता है, या फिर घर में रख कर भी उनको निगलेक्ट किया जाता है, ऐसी सी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उससे उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उन सब चीज़ों से थोड़ा और वाकिफ़ करवाने के लिए इस डे को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। और थीम क्या है इसकी? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, ये इस बार की इसकी थीम है, ओके। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, हाउ मच इज़ द टेन्योर ऑफ द स्कीम। अब जिसने भी जो भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं उनको ये तो पता लग ही गया होगा काफ़ी, अब तो पिछले कल से काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस ही हैं ये, तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अग्निपथ नाम की एक मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम जो है वो हमारी सरकार ने लॉन्च की है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये कितने साल की रिक्रूटमेंट होगी, कितना टेन्योर होगा इस स्कीम में रिक्रूटमेंट के अंडर? 4 इयर्स का। सिर्फ 4 साल के लिए जो लोग होंगे उनको रिक्रूट किया जाएगा इस स्कीम के अंडर, तीनों फोर्सेस में, आपकी आर्मी में, नेवी में और जो आपकी एयरफोर्स है, उस सब में इस कुछ लोगों को लिया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा फॉर 4 इयर्स, ठीक है। डिटेल्स हम देख लेते हैं एक बार। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड द न्यू स्कीम कॉल्ड अग्निपथ फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तीनों फोर्सेज में है, ये आपको याद रखना है। द स्कीम
वॉज इनिशियली नेम्ड एज टूर ऑफ ड्यूटी। अभी इसका नाम अग्निपथ रख के फाइनल किया गया है, और अगर आपसे पूछा जाएगा तो नाम अग्निपथ ही आएगा, बट इससे पहले इस स्कीम को क्या नेम करने वाले थे, टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये जो स्कीम है ये तीनों नेवी चीफ्स, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ्स की प्रेजेंस में लॉन्च की गई है, और इस स्कीम के अंडर ये जो रिक्रूटमेंट है उसके अंडर विमेन भी एलिजिबल होंगी। ठीक है, इन तीनों ही फोर्सेस में जो भी सूटेबल इनकी पोस्ट रहेंगी उसमें विमेन भी एलिजिबल रहेंगी, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा, अग्निवीर्स। ठीक है, अग्निवीर्स कहा जाएगा, चाहे वो विमेन हो या मैन हो, जो भी सिलेक्शन होगी जिनकी भी इसमें, उनको अग्निवीर कहेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ना बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए, इसमें आपको ऑफिसर रैंक में नहीं अपॉइंट किया जाएगा, एक बिलो ऑफिसर रैंक के लिए है, और जो एज है वो भी 62 ईयर्स से पहले। ठीक है, 62 या ऐसे कोई 62 ईयर्स से पहले नहीं है, कुछ 21 है आई गेस इसमें लास्ट एज। ठीक है, तो बिलो ऑफिसर रैंक के लिए है ये, दैट इज़ फॉर दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेस एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। मतलब कि कमीशन्ड ऑफिसर्स जिन्होंने ज्वाइन कर लिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ 21 एज तक के जो भी लोग होंगे वो इसमें एलिजिबल होंगे। इसका मेन पर्पज़ क्या है, क्यों ये स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो हमारी आर्मी या जो भी हमारी ये फोर्सेस हैं ना, इसकी जो एवरेज एज है वो अभी 32 है, उसको घटा के 26 करने की बात हो रही है। अगले 6 से 7 साल लगेंगे इसमें, इस स्कीम के बाद, कि जो एवरेज एज है वो इतनी हो जाए, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एनरोल किया जा सके इन सब फोर्सेस में। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पज़ है। देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट। अगर इसकी एलिजिबिलिटी या रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होगी उसकी बात करें तो इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। अभी जब इसकी डिटेल आएगी ना प्रॉपर, तो जो मतलब इसकी एप्लीकेशन वगैरह आएगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली कैसे इसको रिक्रूट किया जाएगा, बट इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। जो भी इसमें सिलेक्ट होंगे उनको पहले 6 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ 6 मंथ्स, फिर 3.5 मंथ्स उनकी जॉब होगी। तो इस तरह से ये जो 4 साल का पीरियड है ये डिवाइड किया गया है। पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो प्रोफेशनली उसको ज्वाइन कर सकें इन फोर्सेस को, और बाकी 3.5 ईयर्स का उनका जो रिक्रूटमेंट पीरियड होगा वो होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वहाँ पर ये पूछा गया है कि पूरा कितना टेन्योर है, या ये पूछा गया है कि उनकी मतलब काम करने वाला टाइम कितना है। ठीक है, काम करने वाला टाइम सिर्फ 3.5 ईयर्स है, बाकी 6 मंथ्स आपके ट्रेनिंग वाले रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, विच फिनटेक स्टार्टअप हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ब्लॉकचेन एनेबल्ड यूपीआई सर्विसेज टारगेटिंग रूरल एरियाज़। तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाला जो स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है इंडिया की पहली ब्लॉकचेन बेस्ड यूपीआई सर्विसेज, जहाँ पर मेनली टारगेट किसका है, रूरल एरियाज़ का, गांव वगैरह वाले जो इलाके हैं या जो इतने नहीं डेवलप हुए हैं इलाके, उनके लिए यूपीआई सर्विसेज थोड़ी और पहुंचा सकें। वो उसमें किसने एक स्टेप उठाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये किया है आपका xpay.life ने। ठीक है, xpay.life ये एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है। xpay.life अपना नाम याद रखना है। इन्होंने अपनी अभी 3 साल ही हुए इनको ऑपरेट करते हुए, तो 3 साल के ऑपरेशंस कंप्लीट करने पे इन्होंने ये जो ब्लॉकचेन एनेबल्ड यूपीआई सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये, और ये इंडिया की पहली हैं, और इंडिया की पहली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दिस लॉन्च एम्स टू मेक फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल फॉर पीपल इन रूरल एरियाज़। जैसे हमने बात की अभी कि रूरल एरियाज़ के जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ पाए, वो और एक्सेस कर पाएँ फाइनेंशियल सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको, उसके लिए ये जो सर्विस है इसको लॉन्च किया गया है। xpay.life इज़ एडिंग RRBs एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। मेन इनका जो पर्पज़ रहेगा वो रहेगा रीजनल रूरल बैंक्स जो आपके ग्रामीण बैंक होते हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को ये मेनली टारगेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज को थोड़ा और अच्छा बना सकें। ठीक है, और जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको और इंक्लूड कर सकें बिना किसी ऐसे डर के कि सिक्योर है ये सिस्टम या नहीं है, उस डर के बिना वो और ज़्यादा ट्रस्ट कर सके मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को। ठीक है, तो कौन कौन से बैंक्स इंक्लूडेड हैं ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें RRBs और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को मेनली टारगेट किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें xpay.life के फाउंडर और CEO की, वो हैं रोहित कुमार। ठीक है, रोहित कुमार हैं इसके फाउंडर और CEO।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर बिकम्स फर्स्ट RBI लाइसेंस्ड PPI टू लॉन्च कैश विड्रॉवल अक्रॉस ऑल ATMs पैन इंडिया। ऑल ATMs इन पैन इंडिया आएगा यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा भुगतान समाधान प्रदाता पूरे भारत में सभी ATM से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला RBI लाइसेंस प्राप्त PPI बन गया है। PPI क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वो है पेमेंट सोल्यूशन है? वो है आपका ओमनी कार्ड। ठीक है, ओमनी कार्ड बन गया है ऐसा पहला RBI के द्वारा लाइसेंस किया गया PPI। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी ओमनी कार्ड के यूज़र्स होंगे ना या उनके कस्टमर्स होंगे ना, वो अपने कार्ड के थ्रू, ठीक है, रुपे का अगर रुपे द्वारा पावर्ड किया गया जो कार्ड होगा उसके थ्रू किसी भी ATM में, इंडिया में कहीं पे भी कोई भी ATM होगा उसमें से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इनको मिल जाएगी। किसके थ्रू कर सकते हैं? ई-वॉलेट के थ्रू। ई-वॉलेट है तो मतलब कि इनकी एप्लीकेशन भी होगी। तो ओमनी कार्ड की ना एक एप्लीकेशन भी है, पहले ये पढ़ते देखो। ओमनी कार्ड इज़ अ रुपे पावर्ड प्रीपेड कार्ड। ठीक है, ये एक कार्ड ही है जो जिसके साथ मोबाइल ऐप भी होगा, मोबाइल ऐप भी है इनका। तो उधर से यूज़र जो हैं वो स्वाइप करके, स्कैन करके, टैप वगैरह करके, ये तीनों ऑप्शंस हैं इसमें, इसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इन ऐप ऑफर्स वगैरह अवेल कर सकते हैं जैसे बाकी पेमेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स के साथ जो भी मतलब इनकी पार्टनर ब्रांड्स होंगी उनसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और जैसे हम बाकी उस पर करते हैं, बाकी किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे करते हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं जैसे किसी भी परचेज पे, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ये जो डिसीजन है, अच्छा किस चीज़ के बाद आया, मेन क्या पर्पज़ है इस डिसीजन के आने का, जो RBI ने अलाउ किया है इस PPI को, पहली PPI बना दिया है ऐसी जो ये एक स्टेप उठा सके। तो ये किया गया है डिसीजन आफ्टर RBI परमिटेड द नॉन बैंक लाइसेंस एंटिटीज़ टू एनेबल कैश विड्रॉल्स फ्रॉम डिजिटल वॉलेट्स। इस एक डिसीजन के बाद पहला जो PPI है वो बना है आपका ओमनी कार्ड। ओमनी कार्ड के अगर हम को फाउंडर या CEO की बात करें तो वो हैं संजीव पांडे। ओके, संजीव पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल्स टाइटल इन स्टटगार्ट ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन स्टटगार्ट जर्मनी। तो जर्मनी में एक टेनिस टूर्नामेंट हुआ है स्टटगार्ट ओपन 2022। इसके और भी कुछ नाम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया कि मेंस सिंगल्स का टाइटल इसमें से किसको मिला है? तो ये मिला है मैथियो बैटिनी को। मैथियो बैटिनी को ये टाइटल मिला है। इन्होंने किसको हराया, किसको डिफीट किया है? वर्ल्ड नंबर 1 जो टेनिस प्लेयर हैं एंडी मरे, उनको। ये नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम। डिटेल्स देखते हैं, इन्होंने इनको हरा के, इसका और क्या नाम है देखो। एक सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो भी विनर होता है किसी भी टाइटल का, उनका हमारे को प्लेस ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए, जो जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये जो हमारे बैरेटिनी हैं ये इटली के हैं, ठीक है, और वर्ल्ड नंबर 1 है एंडी मरे, इनका भी आपको पता होना चाहिए, ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये टाइटल जीता है। स्टटगार्ट ओपन के अलावा इसका नाम और क्या है? 2022 बॉस ओपन, ठीक है, ये भी इसका नाम है। ये जो बॉस ओपन है इनको पहले क्या कहते थे? मर्सिडीज़ कप। ओके, फिर इसको रीनेम करके बॉस ओपन कर दिया गया था। स्टटगार्ट जर्मनी में होता है तो इसको स्टटगार्ट ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ये वाला चैम्पियनशिप है ना, मर्सिडीज़ कप या बॉस ओपन या स्टटगार्ट, ये जो है ये मेंस के लिए होता है। ये मेंस का टेनिस टूर्नामेंट होता है और ग्रास कोर्ट्स में खेला जाता है। जो आपका टेनिस प्ले करते हैं ना वो ग्रास कोर्ट होता है और आपका क्ले कोर्ट होता है जिसमें ये विमेन वाला खेला गया। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप के होते हैं कि ये है, एक आपका हार्ड कोर्ट हो गया और एक हो गया कारपेट वाला, ये 4 होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो विमेन वाला है, क्योंकि ये वाला सिर्फ मेन के लिए होता है, बट सेम चैम्पियनशिप अगर हम विमेन की बात करें तो उसका क्या नाम है? पॉश टेनिस ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। पॉश टेनिस ग्रैंड प्रिक्स ये विमेन के लिए होता है और ये क्ले कोर्ट्स में खेला गया है। इसमें विनर कौन है? विमेन सिंगल में ईगा स्वीतेक। ईगा स्वीतेक इस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 चल रही हैं, पोलैंड से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। विमेन सिंगल में ये वर्ल्ड नंबर 1 पे इस टाइम। इन्होंने जीता है इसका विमेंस वाला टाइटल। तो ये आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स से भी बनते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक ही एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड या KCC डिजिटल रीन्यूअल स्कीम। हमसे पूछा गया कि फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, जो किसानों को प्रोवाइड किया गया है, उसके डिजिटल रीन्यूअल स्कीम एक लॉन्च की है, ताकि उसको मतलब रीन्यू अगर करना है तो वो डिजिटली रीन्यू हो जाए, उसके लिए आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये क्या है आपका इंडियन बैंक ने, ठीक है, इंडियन बैंक ने स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, इंडियन बैंक इसका आंसर है। Indian Bank launched KCC Digital Renewal Scheme for renewal of KCC accounts by customers themselves through। इन्होंने ना ऐसे नहीं किया है कि सिर्फ एक ही कोई ऑप्शन दिया है कि डिजिटली इसी एक ऑप्शन से इसको रीन्यू किया जा सकता है, इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनका एक ऐप है, हमने पहले भी पढ़ा ये, जब हमने इससे पहले भी इंडियन बैंक को कवर किया था तो हमने इनकी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगी, जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। पहले हमने डिस्कस किया था इनकी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, उसका क्या नाम है, इंडोएसिस। इंडियन बैंक की एप्लीकेशन जो है उसका नाम है इंडोएसिस। उस ऐप के थ्रू भी डिजिटली रीन्यू करा जा सकता है इसको, KCC अपने कार्ड को। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग जो इनका पोर्टल है वहाँ से, इनकी वेबसाइट के थ्रू किया जा सकता है। और मोबाइल में अगर फीचर्ड फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड वगैरह नहीं है, तो मैसेज के थ्रू भी जो ये आपका किसान क्रेडिट कार्ड है इसको हम रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे किसानों के पास तो एंड्रॉयड भी नहीं होंगे ना, कुछ के पास बहुत छोटे छोटे फ़ोन्स भी होते हैं, तो उसमें मैसेज के थ्रू भी एक उनको फैसिलिटी मिली है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी जो सीज़न चल रहा है हार्वेस्ट सीज़न है, मेन बैंकर्स का या मेन ये जो इंडियन बैंक है इसका ये पर्पज़ था कि हार्वेस्ट सीज़न के दौरान जब किसान वगैरह बहुत बिजी होते हैं अपनी क्रॉप्स में, तो वो उनके पास नहीं इतना टाइम होता है कि वो बैंक्स वगैरह विजिट करें, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाएं और फिर कार्ड को रीन्यू करवाएं। तो इसके लिए ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की गई है कि ये डिजिटली ही इसको रीन्यू करवा सकते हैं। अब इसमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमें डिस्कस कर ही लिया है कि अभी जो इनके पास टाइम नहीं होता हार्वेस्ट सीजन के दौरान, इसके लिए ये जो फैसिलिटी है इसको इंट्रोड्यूस किया बैंक ने। द इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर प्रोजेक्ट वेव। अब प्रोजेक्ट वेव की भी हमने बात की थी, प्रोजेक्ट वेव हमने डिस्कस किया था, जनवरी 2022 में ही लॉन्च हुआ ये। इंडियन बैंक ने इसको अभी इसी साल जनवरी में लॉन्च किया है वेव प्रोजेक्ट को। वेव प्रोजेक्ट क्या है, वर्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये इन्होंने लॉन्च किया है। मतलब इसमें इन्होंने मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन की जा सके हर फील्ड में, हर एक स्कीम के अंडर, वो इनका मेन पर्पज़ रहेगा, ठीक है। तो ये इंडियन बैंक ने किया है वेव प्रोजेक्ट लॉन्च जनवरी 2022 में, और इसी के अंडर ये जो किसान क्रेडिट कार्ड का आपका डिजिटल रीन्यूएशन की एक स्कीम है वो भी इसी के अंडर इंट्रोड्यूस किए इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जारी किया है किसी एक स्टेट ने, जिसका नाम है आंचल, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, राजस्थान ने। ये जो आंचल वाला स्कीम है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए की है। अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। द यूनिक स्कीम एम्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द प्री एंड पोस्ट नेटल स्टेज टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये स्कीम क्या करेगी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, डिलीवरी से पहले भी डिलीवरी के बाद भी उनको जितनी भी मेडिकल एड की ज़रूरत रहेगी वो इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड की जाएगी उनको, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो। डिलीवरी के टाइम जो बेबीज़ की डेथ हो जाती है या मदर्स की डेथ हो जाती है, उसको उस एक डेथ रेट को कम करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। मेन पर्पज़ वही है कि मैटरनल डेथ्स भी ना हो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक हमने सेफ़ मदरहुड डे भी पढ़ा था, तो आज के आपके क्वेश्चन में ये भी है कि सेफ़ मदरहुड डे हमने कब ऑब्जर्व किया था, हमने पढ़ा था ना, डिस्कस किया था उसको। यहाँ पर भी हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की ही बात हो रही है, तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि मोर्टेलिटी रेट वगैरह को घटाने के लिए भी इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि कब हमने सेफ़ मदरहुड डे को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, इसी कैंपेन के अंडर एक और अभियान भी, मतलब एक और सर्वे भी इन्होंने करवाया था, जिसमें 13,144 प्रेग्नेंट वुमेन जो थी उनका सर्वे लिया गया था, उनको टेस्ट किया गया था, उनकी ब्लड लेवल्स कितनी हैं, उनकी हीमोग्लोबिन की
लेवल्स कितनी हैं, उनका मतलब ब्लड की कोई कमी तो नहीं उनमें। तो इसमें आउट ऑफ 13,000 और समथिंग 11,202 वेमेन जो थी, प्रेग्नेंट वेमेन जो थी, उनको अनेमिक पाया गया है, मतलब कि उनमें खून की कमी पाई गई है। तो इसके बाद इनको प्रॉपर जो भी मेडिकल किट्स वगैरह थी उसको वो भी प्रोवाइड की गई हैं इनको, ताकि इनकी जो ब्लड लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो सकें। ठीक है, तो ये स्टेप्स उठाए गए हैं आंचल अभियान के अंडर, जो प्रेग्नेंट वेमेन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैव लॉन्च स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज एंड ऑल्सो एन इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल इन रेल भवन न्यू दिल्ली। फॉलोइंग में से किसने स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है और साथ में इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है? ये दो चीज़ें किसने लॉन्च की हैं रेल भवन न्यू दिल्ली में? तो ये की हैं आपकी अश्विनी वैष्णव ने, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। द पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च टू लीवरेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स, MSMEs, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवेज। इन शॉर्ट इसका क्या पर्पस है कि जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स रहते हैं या फिर MSMEs रहती हैं, एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स रहते हैं ना इंडिया में, वो किस तरह से क्या क्या ऐसे अपनी हेल्प्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू जो इंडियन रेलवेज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसमें एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सके और उसमें सेफ्टी भी और इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, ये इस पॉलिसी का मेन पर्पस है। इसमें ये इंडियन स्टार्टअप्स, MSMEs, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करने वाले हैं ताकि इंडियन रेलवेज़ में थोड़ा और सुधार लाया जा सके। अब प्रॉब्लम्स लाइक रेल फ्रैक्चर या फिर हेडवे रिडक्शन एक्सेट्रा हैव बीन टेकन अप फॉर फेज़ 1। अब इसमें कुछ फेजेस में ये जो स्कीम है, ये जो पोर्टल है, इसको अप्लाई किया जाएगा इस पॉलिसी को। तो पहले फेज़ में जैसे रेल फ्रैक्चर्स या हेडवे रिडक्शन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेलवे में, उसको टारगेट किया गया है। ठीक है, अब इसमें फ़ेज़ 1 में पहले इनकी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे इनके लिए, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो इनके नेक्स्ट फेज़ में बढ़ेंगे। ओके, अब यूनियन मिनिस्टर कौन है रेलवे के, हमने बात की अश्विनी वैष्णव। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कौन है रेलवेज़ के, राव साहिब पाटिल दानवे और दर्शना जरदोश। ठीक है, अश्विनी वैष्णव का हमने पढ़ा था, ये आपके मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी हैं, जो मीटी वाली मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं की है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद टोटल एनर्जीज टू जॉइंटली क्रिएट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सी इंडियन कंपनी ने, फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये किया आपकी अदानी ग्रुप ने। ठीक है, अदानी ग्रुप ने कोलैबोरेट किया है विद टोटल एनर्जीज, जो फ्रांस की एक कंपनी है। फ्रांस की ये काफ़ी बड़ी ऑयल और गैस की कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने किया है कोलैब ताकि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जा सके, दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होगा ये। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ एंड वर्ल्ड्स एनर्जी लैंडस्केप्स कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज़ एनर्जी इंडिपेंडेंसी। अब ये एक स्टेप क्या होगा, जो जैसे हम इंडिया जो है इस टाइम एनर्जी एफिशिएंट बन रही है, ठीक है, वो किसी और कंट्री पे किसी भी एनर्जी के लिए, किसी भी फ्यूल वगैरह के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रही है। अब बहुत सारे स्टेप्स हम ऐसे उठा रहे हैं जिसमें हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बने बहुत सारे फील्ड्स में, तो उसके लिए भी एक और स्टेप होगा उसके टुवर्ड्स भी है। ठीक है, इन 2021 अब ये इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ना 2021 में ये बोला था, ये अनाउंस किया था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 10.1 बिलियन US डॉलर्स की। ताकि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्लीन एनर्जी के सेक्टर में। ठीक है, अगले 3 सालों में कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं क्लीन एनर्जी में, ताकि हम लोग जो हैं अपने फर्म को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नेट ज़ीरो फर्म बनाएं, नेट ज़ीरो कार्बन फर्म बनाएं बाय द ईयर 2035, 2035 तक नेट कार्बन ज़ीरो फॉर्म बनाना है इनको, मतलब कि कार्बन एमिशंस जो हैं उसको ज़ीरो कर देना है हमने 2035 तक। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया था ये, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही आती है। कहाँ पर है ये इंडस्ट्री? जामनगर, गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। ओके, तो 2035 तक इन्होंने ये प्लान किया है कि हम अपने फर्म को नेट कार्बन ज़ीरो फर्म बना देंगे।
अब आज के पॉइंटर्स देखते हैं। उड़ान स्कीम सेलिब्रेट्स 2022 एज इट्स 5th एनिवर्सरी ईयर। उड़ान स्कीम क्या है? जो उड़े देश का आम नागरिक है। अब इसके अंडर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें जितने भी, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, उड़े देश का आम नागरिक, की जो छोटे छोटी जगहों से भी लोग बिलोंग करते हैं ना, वो अपने रीजनल इलाकों में ही उनको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो वो कम से कम कॉस्ट में और बहुत रीजनेबल कॉस्ट में थ्रू एयरवेज़ के थ्रू ट्रैवल कर पाएँ, ठीक है। और जहाँ पर उनको बहुत आवर्स लगते हैं बाय रोड या बाय एनी अदर ट्रांसपोर्ट, उनको जाने में जहाँ पे आवर्स लगते हैं वहाँ पर थोड़ा कम से कम उनको टाइम लगे और वो ट्रैवल कर सकें। तो उनकी ट्रैवल को थोड़ा और ईज़ करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रही है। तो इस स्कीम के 5 साल पूरे हो चुके हैं इस साल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, या इन स्पेस के हेडक्वार्टर्स लॉन्च किए हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर किए हेडक्वार्टर्स लॉन्च? अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। अहमदाबाद, गुजरात में इन स्पेस के हेडक्वार्टर्स लॉन्च हुए हैं। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंटर है, अ क्लॉज हैज़ बीन इंसर्टेड आफ्टर सब रूल 4 ऑफ रूल 16A ऑफ आर्मी रूल्स 1954। बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड करवा दी है कि अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम है आपके पुलिस वाला या आर्मी वगैरह वाला, तो वहाँ पर हो सकता है कि इसके सेक्शंस पूछे जाएँ, अदरवाइज मेनली इसके सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे। बस एक क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स होंगे ना, फिर चाहे वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर हुए होंगे, और नॉट ओल्डर देन 62 से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए, वो लोग जो है ना, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस पोस्ट के एलिजिबल एलिजिबल हो जाएंगे। इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो कौन कर सकेंगे? जो 3 स्टार जनरल्स होंगे, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड, और जिनकी एज 62 तक नहीं हुई होगी, वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अभी हमारे मिलिट्री वगैरह में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ये कौन थी इसके पहले? इसके होल्डर कौन थे? बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत इसके होल्डर थे। इनॉग्रल होल्डर भी यही थे। पहली बार ये जो पोस्ट थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से अभी तक लास्ट ईयर तक बिपिन रावत ही इसके होल्डर थे। फिर उनकी जैसे डेथ हो गई थी कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उसके बाद से ये जो सीट है ये वेकेंट है। अब इसको भरने के लिए ये एक क्लॉज इंसर्ट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि आरबीआई अपॉइंटेड आर सुब्रमण्य कुमार एज MD CEO ऑफ आरबीएल बैंक। ही सक्सीड्स राजीव आहूजा। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि आरबीएल बैंक के MD CEO बना दिया है आर सुब्रमण्यम कुमार को, और इससे पहले राजीव आहूजा इसके होल्डर थे इस पोस्ट के। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दी 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, या फिर इंडो कॉर्पैट। ये जो है वो शुरू हो गई है कहाँ पर? अंडमान सी एंड स्टेट्स ऑफ मलाका में, और ये इसकी 38th एडिशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है ये आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंटर? पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। इस बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो की इस बार की थीम क्या है? बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रशिया हैज़ ओवरटेकन सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडियाज़ सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर नेक्स्ट टू इराक। अगर हम बिगेस्ट ऑयल सप्लायर देखें इंडिया का तो वो इराक है। अब इराक के बाद जो सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर है वो पहले सऊदी अरेबिया था, अब रशिया बन गया। रशिया कैसे बन गया? क्योंकि रशिया के जो ऑयल के वो दाम थे ना, वो काफ़ी अब घट गए हैं जब से इनकी यूक्रेन से वॉर हुई है। तो उसके बाद जैसे ऑयल प्राइसेस जो थे वो रिड्यूस हुए हैं, तो अब सबसे ज़्यादा तो हम इराक से ले रहे हैं ऑयल, उसके बाद हम रशिया से ले रहे हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का ना 3rd नंबर का ऑयल कंज्यूमर है, ठीक है, और ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन है। 3rd नंबर पे वो ऑयल इम्पोर्ट भी करता है और बाकी दूसरी कंट्री से ऑयल लेता भी है 3rd नंबर पे, और कंज्यूमिंग नेशन भी 3rd नंबर पे इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसमें पहला आपका US है और सेकंड पे चाइना है, 3rd पे फिर इंडिया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया
लॉन्चेस नेशनल एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। ये वन ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी है जिसमें एरो स्पोर्ट्स को, मतलब जितनी भी एयर रिलेटेड स्पोर्ट्स होंगी उनको और बढ़ावा दिया जा सकेगा, ठीक है, विद द एम ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडियाज़ पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एयर स्पोर्ट्स। एयर स्पोर्ट्स में इंडिया थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके लिए ये जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है। और ये पॉलिसी क्या एम कर रही है कि 2030 तक हम लोग इंडिया को टॉप स्पोर्ट्स नेशंस में ला सकें, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप स्पोर्ट्स नेशन बना सकें हम इंडिया को, ठीक है। अभी जो एयर स्पोर्ट्स हैं उसमें इतने हम लोग आगे नहीं हैं, तो इस पॉलिसी में यही टारगेट किया गया है कि हम थोड़ा और उसमें आगे बढ़ें और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी पोजीशन को थोड़ा और बेटर करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है सुजल। ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पंचकुला के लिए टू मॉनिटर दी वाटर सप्लाई एंड कंट्रोल इट्स फ्लो इन द रीजन, ठीक है। तो ये जगह का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पंचकुला के लिए लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। सुजल नाम है स्कीम का, ताकि वाटर सप्लाई को मॉनिटर किया जा सके और वाटर कहाँ कहाँ किस किस रीजन में फ्लो हो रहा है उस पर कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है तमिलनाडु सीएम लॉन्चेस एनम एजुथम स्कीम एक लॉन्च की है जिसमें कोविड के दौरान जितना भी एजुकेशनल गैप रहा है उसको फुलफिल किया जा सके। ये स्कीम बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए लॉन्च की गई है, ठीक है, ताकि आगे उनको वही है जो हमने पहले ही पढ़ा था, फाउंडेशन ईयर्स उनके ख़राब ना हो, आगे क्लासेस के लिए उनको प्रॉपर जो उनकी स्टडीज़ मिस हुई हैं वो वापस प्रॉपर कर सकें वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि असम गवर्नमेंट साइंस एन MOU विद NLC इंडिया लिमिटेड टू सेट अप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर जनरेटिंग 1 गीगावाट सोलर पावर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 करोड़। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि असम गवर्नमेंट ने पार्टनर किया है NCL इंडिया के साथ मिलके, ताकि एक सोलर पावर प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर सकें जिसकी कैपेसिटी क्या होगी 1 गीगावाट्स की, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है, कितनी लागत होगी इसकी, 5,000 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस कब किया था, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है MD CEO बताना है आपने मुझे इंडियन बैंक के। थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछा था, व्हेन इज़ सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व्ड। ये 3 क्वेश्चन है आज के। अब इनमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा है, किसी पॉइंट में भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।